लोगों ने अपना एम्बिशन कभी नहीं छोड़ा। कहीं जो ख्वाब अधूरे रह गए थे वो ऐसा लग रहा था कि यार चाय पीते पीते हाथ थरथरा रहे हैं, लेकिन फिल्म बनानी है। वो तो सोच रहे थे यहाँ डाकू की फिल्में बनाएंगे, घोड़े भी लेके आएंगे, बंदूकें भी चलाएंगे, एक्सप्लोजन भी करेंगे। वो तो शोले ही बना रहे थे ना अपने हिसाब से। तो एक कहावत भी थी हमारे आराम नगर की, जिसका कोई नहीं उसका अनुराग कश्यप है यारो। कब किसका वक्त बदलता है, कब किसका वक्त आता है, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब कहानियाँ तो ब्लॉकबस्टर ही बोलना चाहते थे, बट रिसोर्सेज नहीं थे, तो फिर जैसे बनता है वैसे बनती गई वो। अभी वो बस वो सर्टिफिकेशन का चल रहा है, लीगल उसमें सब चल रहा है। अगर ये डायरेक्ट OTT होती तो आ जाती है, बिल्कुल। तो ये वो चल रहा है थोड़ा बहुत, बट ये इसको आना चाहिए और लोगों को देखना भी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, देखिए कौन है हमारे साथ, वो शख्सियत जिसने सिनेमा को मरने नहीं दिया। और ये बात वो लोग जानते होंगे जिन्होंने प्राइम वीडियो पर सिनेमा मरते दम तक देखी है, और नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाकर देखिए। वी हैव वासन बालाजी। हेलो हेलो हेलो। द क्रिएटर ऑफ सिनेमा मरते दम तक। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये बात हम लोग इंटरव्यू के पहले भी बोल रहे थे कि आई एम अ सिनेमा लवर, यू आर अ सिनेमा लवर, लेकिन इस टाइप का कंटेंट इंडियंस के लिए आना एक कोई सोच भी नहीं सकता था। वो डायरेक्टर्स जो 90s के दौर के एक इनग्लोरियस किंग हुआ करते थे, करेक्ट, क्वीन हुआ करते थे, उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ब्रेव आइडिया कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ और क्या चैलेंजेस आए इसको एग्जीक्यूट करने में? तो समीरा कन्वर जो वाइस में थी, उन्होंने एक कॉल किया था कि ऐसा कुछ उनके जहन में है। मैंने तो कहा कि मुझे तो ऐसी फिल्म बनानी थी और मैं एक कहानी लिख भी रहा था, एक फ्रेंड के साथ उन्होंने लिखी थी। मुझे लगा ये मैं कभी ना कभी बनाऊंगा, पर ये जब मौका आया तो ये और पर्सनल होने का एक अपॉर्चुनिटी थी ये। तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी कि यार ये करते हैं। और फिर अमेज़ॉन के साथ आए, फिर हमने बहुत सारे शो के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, एंड फाइनली भी ज़ीरो डॉन की स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए कि हम उनके साथ तब बात करेंगे जब वो अपनी खुद की फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि एक मेकर का सबसे पर्पसफुल और सबसे एक्साइटिंग टाइम वो होता है जब वो काम कर रहा होता है, और उस वक्त आप उससे पूछो तो उसके एक्सप्रेशंस एक अलग लेवल, एक अलग एनर्जी की होती है। तो वो उसकी ज़रूरत थी कि वो मतलब बेधड़क होके एक अपने दिल से बात करें और उनको हम काम करते हुए भी देखें। तो ये स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद हमारे पास रिसर्च के हेड थे प्रीतेश श्रीवास्तव, जिन्होंने 51 फिल्म मेकरों के नाम दिए हमें। उन्होंने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके नंबर ढूंढे, सारे अंडरग्राउंड थे, ऑफ रेडार थे। वो काफ़ी लोग रहे नहीं, जो थे वो कुछ लोग डर रहे थे मेन स्ट्रीम में आने को कि कहीं उनका पास्ट उनको कैचअप ना कर ले, वो जिस चीज़ से छुप रहे थे। तो फिर कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, कई लोगों को विश्वास नहीं था, और फिर फाइनली हम इन 4 डायरेक्टर्स से मिले जो हमारे साथ काम भी करना चाहते थे, और वो कंफर्टेबल भी थे कि वो अपने लाइफ के बारे में बात करें, और ये उनको मौका चाहिए था ये फिल्म बनाने का। तो ये जुनून था कि कहीं जो ख्वाब अधूरे रह गए थे वो ऐसा लग रहा था कि यार चाय पीते पीते हाथ थरथरा रहे हैं, लेकिन फिल्म बनानी है। तलवार जी तो लिख भी रहे, वो तो लिख भी रहे थे, और इतने सिंसियरली लिखते थे, और इतनी उनके, तो ये बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने सीरीज़ को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स लिए, दिशा, जुल्फ़ी और कुलिश, जो अलग अलग डायरेक्टर्स को फॉलो करेंगे। जैसे दिशा फॉलो कर रही थी जे नीलम और विनोद जी को, जुल्फ़ी फॉलो कर रहे थे किशन शाह को और दिलीप गुलाटी को। वो जहाँ जहाँ जाते थे ये अपना कैमरा लेके पहुँच जाते थे। और फिर कुलिश सारे जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो कर रहे थे दूसरे एक्टर्स के और बाकी टेक्नीशियंस के, और इनके क्रू में भी थे। फिर हमारे प्रोड्यूसर्स थे बहुत सारे, जैसे रिया, हर्षिता, वत्सला, प्रीतिका, ये भी लगातार फ़ोन पे लगे रहे हैं कि कोविड फर्स्ट वेव आप डरो मत, नहीं हम कर रहे हैं, सेकेंड वेव नहीं हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो खुला, लेकिन पेपर वर्क करना पड़ता था इनके साथ, क्योंकि ये एक बहुत स्पॉन्टेनियस इंडस्ट्री है। ये क्या है, कैश में काम करते हैं, एक दिन कॉल किया, दूसरे दिन फिल्म शूट भी कर ली, तीसरे दिन ख़त्म भी हो गई। तो लेकिन उनको रोक 5 दिन में फिल्म बनाने वाली। एग्जैक्टली, और इनको रोक के रखना था कि यार यहाँ पे पेपर वर्क होगा, साइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पड़ी जाएंगी, और फिर आपको शूट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग होगी। तो ये तो यूज्ड टू नहीं थे ना, उनको इस चीज़ की पेशेंस भी है जी। तो ये हमारी जो प्रोडक्शन और डायरेक्शन टीम थी, ये पूरी उनकी मेहनत है, जो उन्होंने इनको कंटेन रखा, उनको कन्विंस करते रखा, फ़ोन करते करते, फॉलोअप करते करते। तो ये वैसे मतलब बहुत ही एक परसिस्टेंट एफ़र्ट रही बहुत टाइम तक,
और फिर जब एक फ्लो में आया फिर सबको बड़ा मज़ा आने लगा, जब वो देखने लगे कि अच्छा ऐसे होता है फिल्म मेकिंग ऐसे, और ये इतने यूनिक कैरेक्टर्स हैं अपने आप में। तो तब मज़ा आने लगा कि फिर लगने लगा यार कि ये कुछ बन जाएगा। ये नहीं कि कैसे रिसीव होगी, बट ये कि जो हम करने निकले तो हम सही पाथ पे हैं कि ये है, बन जाएगा, यही है, हाँ इसी को फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो दौर था 90s का, बिकॉज मैं भी उस वक्त स्कूल में था और केबल नेटवर्क्स हुआ करते थे जब ये फिल्में आती थी, और इन स्मॉल सिटीज़ जो थिएटर्स हुआ करते थे उनमें कैटेगरीज होती थी। ओके, दिस थिएटर, ओके दैट इज़ ओके, दैट वन इज़ यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट थिएटर। करेक्ट। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप कॉलेज में या स्कूल में 11th 12th हाँ चलो जाके देख लेते हैं। हाँ। तो कभी आप थिएटर कभी नहीं गया, पर मैंने VHS में देखी है जी, और मैंने केबल पे देखी है मैं, पर वो थिएटर कभी उसके वो हिम्मत नहीं करी। बट मतलब पहले जो पुराना मंदिर वीराना देखने आते थे वो बहुत बिजी होते थे वो कैसेट्स जी, तो वो कुछ और थमा देते थे, हरिनाम सिंह की फिल्म या कोई और फिल्म थमा कि ये ड्रैक्युला ही है आप देख लो। तो वैसे हमने स्टार्ट की। फिर उसके बाद बहुत से दोस्त मिले जो जैसे असीम है जो वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द शो, जो इस जॉनरा के सबसे बड़े फ़ैन हैं। वो मतलब VCD और DVD खोज के निकालते थे, कलेक्ट करते थे, फिल्में देखते थे, उनको परखते थे और हमें ये भी बताते कि कौन सा फिल्म मेकर कब तक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाया करता था, आजकल नहीं बना रहा है, उसकी वो फिल्म अच्छी थी। तो वो मतलब एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया थे हमारे लिए। तो उनका क्यूरेशन भी बड़ा काम आया कि टू अंडरस्टैंड दीज फिल्म्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम अ फ़ैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वैसे मतलब, और हमें और एक बार एक्चुअली क्या हुआ था जब 2006-07 में ऑर्कुट जब आया था तो IIT के कुछ लोगों ने लिख दिया ऑर्कुट पे कि गुंडा कमाल फिल्म है। गुंडा, तो वहाँ से उसका एक अलग चर्चा शुरू हो गया। तो गुंडा जहन में आई लोगों के मेन स्ट्रीम में, कांति शाह लोगों को समझ में आया कि ऐसा कोई मेकर है, और डायलॉग्स वायरल हुए। एग्जैक्टली, कनन गिल स्पेशली, हाँ जो बशीर बब्बर के डायलॉग्स थे वो फेमस हो गए। फिर हमें पता चला अच्छा एक दूसरा लोहा है जो धर्म जी हैं, लेकिन दूसरा एक और कांति शाह की लोहा है, उसमें अलग डायलॉग्स हैं। तो आई थिंक वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग ऑल दिस। इसका चर्चा अभी भी फोरम्स हैं बहुत सारे जो इन फिल्म्स को बहुत इन डेप्थ डिस्कस भी करते हैं, डिस्कवर करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। पर यहाँ इसका मेन स्ट्रीम कोई कॉन्वर्सेशन हो नहीं रहा था। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज की जो जनरेशन है वो जब उन फिल्मों को देखेगी तब उन्हें लगेगा कि धर्म जी के पास बॉम्ब आ रहा है और वो बॉम्ब फेंक रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और वो शायद थोड़ी बहुत उस चीज़ की हंसी उड़ाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि उस वक्त कितना मुश्किल था धर्म जी को एक दिन के लिए लेकर आना। करेक्ट। तो जब एक दिन में पूरी फिल्म बनाना, तो यू नो a creator, a director, when you met those directors, तो आपके बीच में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर हुई थी? वो मुझे मज़ा आया कि इनकी जो इनकी हिम्मत और इनका माइंडसेट है ना एक अलग लेवल पे है। अभी कोई फिल्म स्कूल स्टूडेंट को मिलोगे या कोई भी, मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ जो कहते हैं हाँ मैंने एक फ़िल्म लिखी है जो एक कमरे के अंदर है। तो यार वो कहानी थोड़ी हुई, वो तो आपका सेटिंग हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपना एम्बिशन कभी नहीं छोड़ा। मतलब कहानियाँ तो ब्लॉकबस्टर ही बोलना चाहते थे, बट रिसोर्सेज नहीं थे, तो फिर जैसे बनता है वैसे बनती गई वो। तो मुझे वो उनका बड़ा अच्छा लगा कि मतलब वो एम्बिशन कभी उन्होंने लूज़ नहीं किया कि कहानी तो बड़ी बोलनी है, मतलब घोड़े होंगे, हेलीकॉप्टर होगी और कार्स होंगे और चेस होंगे और सब कुछ होगा, और बड़ा फेस नहीं होगा लेकिन कहानी मतलब, और वो जैसे तैसे वो जोड़ जाड़ के मे बी वो कोई किसी और फिल्म का फुटेज उठा के डाल देते थे, जो भी था, लेकिन था कि हीरो दिखाएंगे, एक्शन सेट पीस दिखाएंगे जी, बड़ी फिल्म बनाएंगे। तो वो एम्बिशन मज़ा आता था देखने की यार। हम तो मतलब कितनी जल्दी हार मान लेते हैं कि यार एक कमरे की कहानी बोल देंगे, बट वो ये नहीं सोचते थे। वो तो सोचते थे यार डाकू की फिल्में बनाएंगे, घोड़े भी लेके आएंगे, बंदूकें भी चलाएंगे, एक्सप्लोजन भी करेंगे। वो तो शोले ही बना रहे थे ना अपने हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन ये बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप हमेशा से जब व्हेन यू वर अ किड यू वांटेड टू बी अ डायरेक्टर ओनली, हाउ डिड इट हैपन? मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कोई एक पॉइंट नहीं था जहाँ मुझे समझ में आया कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं समझ में आया। जैसे पहले बच्चन को ही देखते थे, लेकिन फिर समझ में आता था यार मनमोहन देसाई का बच्चन एक अलग बच्चन है, ऋषिकेश मुखर्जी का बच्चन अलग है, यश चोपड़ा का बच्चन अलग है, मुकुल आनंद का बच्चन अलग है। तो फिर समझ में आया कि यार ये डायरेक्टर भी कोई एक चीज़ होती है जहाँ पे ये सुपरस्टार को अलग अलग दिखा सकता है। और ये उस दौर की बात है जब शायद पेरेंट्स भी इतने
ब्रॉड माइंडेड नहीं थे कि अरे फिल्म इंडस्ट्री में क्यों जाए। करेक्ट। तो नहीं, मुझे काफ़ी समय लगा, मतलब कॉलेज के बाद भी मैं 3-4 साल तक तो बताया भी नहीं, मतलब ऐसी बस नौकरियां जो होती थी, जब सब बोलते थे बैंक में काम कर लो, ये कर लो, तो वही करता था। तो तब तो ये एक समझ में आया कि डायरेक्टर कोई होता है एक। और फिर उसके बाद मणिरत्नम की जब फिल्में देखी तो एक अलग इंस्पिरेशन आया, ऐसा लगा नहीं बनना चाहिए कि बट वो कभी बोल नहीं पाया मैं, और फिर फाइनली बता ही दिया एक बार, तो बोले हाँ ठीक है कर लो जो करना है। फिर अच्छा हुआ कि कश्यप मिल गए। वाह। और तो एक कहावत भी थी हमारे आरामनगर की, जिसका कोई नहीं उसका अनुराग कश्यप है यारो, कि कोई नहीं है तो वहाँ पहुँच जाओ, वो कुछ ना कुछ राह दिखा देंगे। बिकॉज उन्हें पता है कि टैलेंट क्या है और उस टैलेंट में से आपको कितनी अच्छी चीज़ें ऑडियंस को मिलने वाली है। इनफैक्ट ये जो हमने सीरीज़ देखी, इनमें ये लोग अलग अलग फिल्म्स बना रहे हैं जिसकी हमने मेकिंग देखी। क्या ये फिल्म्स आने वाली हैं? ये क्या हो गया था कि जब हमने स्क्रीनिंग करी ना, तो बिकॉज वी हैड टू स्क्रीन इट इन अ सिनेमा हॉल, इसकी हमको CBFC से सर्टिफिकेट चाहिए थी। तो अभी वो बस वो सर्टिफिकेशन का चल रहा है, लीगल उसमें सब चल रहा है। अगर ये डायरेक्ट OTT होती तो आ जाती है। बिल्कुल। तो ये वो चल रहा है थोड़ा बहुत, बट ये इसको आना चाहिए और लोगों को देखना भी चाहिए कि हमने ये जो करी, उनको फॉलो किया, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या था। आई थिंक वो देखने में मज़ा भी आएगा। आई एम श्योर अच्छा होगा। लेकिन वासन, आपसे एक बात पूछनी ज़रूरी है। एज अ मेकर, एज अ क्रिएटर, जब OTT आया था और कोविड के वक्त इसको बहुत बूम मिली, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया लोगों ने इसको। लेकिन अब अगर मैं कोई भी ऐप खोलता हूँ तो मैं 20 मिनट यही सर्च करता हूँ कि व्हाट टू वॉच, और फिर आपको देखते भी नहीं हो। हाँ, ये कन्फ्यूजन होता है। So, what is the future of OTT according to you if we are facing these तो आई थिंक ये है कि हर चीज़ का एक बूम भी आता है और फिर हर चीज़ का एक स्टेबिलिटी भी आती है। तो अभी इसका स्टेबलाइज होने वाला फेज़ है जहाँ पे उस तरह की कंटेंट भी बनेंगे। अब जैसे मुझे पता है कि मैं और आप, या तो आप पठान देख के आ रहे हो और मैं पठान देखने जा रहा हूँ जी, तो आज का दिन तो वही है कि हम सिनेमा वापस जा रहे हैं अपने सुपरस्टार को देखने के लिए। तो ये सब कुछ रहेगा। और 6 महीने पहले ये था कि यार कुछ फिल्में ही नहीं चल रही, तो ये हम ये इस साइकिल में चलते रहेंगे। कुछ टाइम पे बूम आएगा, कुछ टाइम पे स्टेबिलिटी आएगी, कुछ टाइम पे स्लम्प आएगा, कुछ टाइम पे फिर से बूम आएगा। तो ये तो साइकिल है। तो फ्यूचर तो ये है कि एंटरटेनमेंट, कहानियाँ ये 100 साल से चली आ रही है ये इस टेक्नोलॉजी से, और ये चलती रहेगी। मतलब किसी न किसी मीडियम से हम अपनी कहानियाँ तो कहते रहेंगे, या तो OTT होगा या सिनेमा हॉल होगा। किसी दिन लगेगा नहीं सिनेमा हॉल ही जाना है, किसी दिन लगेगा नहीं यार घर बैठ के देखते हैं। बड़े कैनवस के लिए सिनेमा, और जो आप लेकिन उसका भी कोई एक्चुअली वैसा एनालिसिस नहीं, क्योंकि हम दृश्यम भी देखने चले गए थे। तो बड़ा आई थिंक इमोशन बड़ा होता है, उसी वो इमोशन ही कैनवस को बड़ा करता है। और आई थिंक ये नहीं कि एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं या बड़ा VFX हो रहा है। आई थिंक इमोशन सबसे बड़ा चीज़ है, और ऑडियंस जिस चीज़ से दिल लगाती है उसको वो देखने के लिए कहीं भी जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा का। एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे डिस्कस करते हुए जब हम ये देख रहे थे सीरीज़, ही सेड कि सेम, अगर एक फिल्म स्कूल का स्टूडेंट एक कहानी लिख रहा है और एक छोटे से गांव में बैठा हुआ एक लड़का एक कहानी लिख रहा है जिसको अपनी कहानी कहनी है, सो यहाँ पर दिस स्टूडेंट जिसके पास फैसिलिटी है, जिसके पास आप जैसे लोग भी हो सकते हैं पढ़ाने के लिए, ही विल लर्न मोर। लेकिन जो छोटे से गांव का लड़का है उसको आप जैसे क्रिएटर की तरफ से एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे वो हार ना माने, जिससे वो अपनी कहानी कहने की ताकत रख सके? क्योंकि आपने भी एक बार बोला नहीं आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री, क्या चीज़ वो आप उस छोटे नहीं, अभी तो ये है कि यार आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, आप अपनी फिल्म बना सकते हो, फ़ोन के थ्रू भी कहानियाँ बोल सकते हो और यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ करना है, बातें किससे करनी है, अप्रोच किससे करना है, पर अब तो आप अपना काम खुद दिखा सकते हो। बस अपने अंदर खोजो कि आप कौन हो। आई थिंक वो सबसे बड़ी खोज वही है। चाहे आप बैंक में काम कर रहे हो, आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, खोज तो वही है कि मैं कौन हूँ। वो आप खोज लोगे तो कहानियाँ तो बोल ही लोगे। और यही इस सिनेमा मरते दम तक से हमने यही सीखा कि कब किसका वक्त बदलता है, कब किसका वक्त आता है, ये कोई नहीं बता सकता। बस आप लगे रहो, और वो आपका अगर आपका पैशन है
तो वो आपको स्टेमिना देगा। अगर आपका पैशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से एग्जिट करके कुछ और कर लोगे। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन, किशन जी ने भी बोला था उसमें, यार 3 साल 4 साल जितना कमाना है कमा लो, बात का भरोसा नहीं। तो ये एक्चुअली होता है डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के माइंड में? आई थिंक ये कॉन्शियसली कोई देखता नहीं है, बट मे बी आते हैं, मतलब वो एक टाइम आता है फिर वापस आता है, फिर आपको वापस सीखना पड़ता है। अगर आप वापस उठ के खड़ा होके सीखने के लिए रेडी हो, खड़े होके अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए रेडी हो, तो वो 3-4 साल का समय नहीं, वो आता जाता रहेगा, लेकिन आएगा फिर से वापस। लेकिन अगर आप उठ के खड़े नहीं हो सकते तो फिर गया, तो फिर वही था। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में अवार्ड भी जीते हैं आप, जिसके लिए आप नॉमिनेटेड हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छे कंटेंट अब तक लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।